हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए। दूसरे चरण का मतदान समाप्त हो चुका है और राजनेताओं ने भी अब कुछ राहत की सांस ली है और इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री और वर्तमान में माठ विधानसभा क्षेत्र के विधायक पंडित श्याम सुंदर शर्मा, क्योंकि काफ़ी व्यस्तता आपकी रही है और आप देख रहे हैं कि अपने समर्थक सुबह से ही इनके आपके समर्थक यहाँ आ चुके हैं क्योंकि मतदान हुआ है कल। तो स्वाभाविक है एक आकलन होता है और पूरे जनपद की तस्वीर पर भी उनका अपना एक अनुभव है। क्या कुछ इनका आकलन है, किस तरीके का गठबंधन का अपना आंकड़े हैं। तो कई मायनों में ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि गठबंधन है, गठबंधन के सामने बीजेपी की चुनौती है। किस तरीके से इस पूरे चुनाव को आप देख रहे हैं, क्योंकि बहुत अनुभवी और राजनीति के मथुरा के चाणक्य के रूप में आप जाने जाते हैं। सर, अब तो कुछ राहत सी लग रही है, आप काफ़ी बिजी चल रहे थे चुनाव में। सुबह मैं देख रहा हूँ तो सुबह से यहाँ आपके कार्यकर्ता और समर्थक आ रहे हैं। क्या कुछ आकलन है और थकान भी हुई होगी काफ़ी? नहीं, हम पहले तो चुनाव में बहुत व्यस्तता नहीं रखते हैं। हम व्यस्तता प्रति क्षण प्रति पल हम रखते हैं जनता जनार्दन के लिए, इसलिए बहुत ज़्यादा चुनाव में हम परेशान नहीं होते हैं। एज फार एज कंसर्न ऑफ दी गठबंधन ने प्रमाणित किया, गठबंधन बड़ा पवित्रता के साथ हुआ है और सत्यता के साथ हुआ है और प्रत्येक अग्नि परीक्षा और कसौटी पर गठबंधन के सभी लोग खरे उतरे हैं। आंकड़े तो एग्जैक्ट तो तब लगाए जाए जब सारे पोलिंग बूथ का सामने आ जाएगा, शाम तक ले लेंगे उसे। लेकिन कुल मिलाकर के जो आंकड़े आ रहे हैं कि पिछली बार 64 पॉइंट समथिंग कुछ 64.5 से ज़्यादा 33 तो है 60.33 तो 64.33% पोल हुआ था पिछली बार, जबकि बीएसपी अलग लड़ रही थी, समाजवादी पार्टी अलग लड़ रही थी, मुसलमानों का वोट भी सब लोक दल को ही गया था, करीब करीब मान लेते हैं। तो इस बार जो हुआ है कि करीब 4% से ज़्यादा डाउनफॉल होना, 4.5, ये डिस्क्रेडिट गोज टू भारतीय जनता पार्टी। क्या वो 4% आप मान रहे हैं कि उसी का नुकसान है बीजेपी का? इसलिए मान रहे हैं ये सॉलिड वोट जो पर्टिकुलरली बीएसपी का वोटर और मुसलमान वोटर, इन्होंने पहले से कहीं ज़्यादा, कोई बूथ उठा के देख लीजिए, पहले 60 डाला था तो अब 80 डाला है, 70 डाला था तो अब 80 डाला है, तो पहले से जंप किया है। इसलिए मैंने कहा कि उनमें 1% भी कहीं कटौती नहीं हुई है। उनके वोट का जंप होना, इनके वोट का घटना, और वो जंप हुआ है तो 2% और इफेक्ट कर रहा है। कुल मिला के 6% वोट में माइनस जा रही है बीजेपी, और 6% वोट जो है बाकी का कलेक्शन एक साथ होना और 6% वोट का माइनस होना, ठाकुरों में जो पहले टोटल बीजेपी को गई थी बड़ा साइजेबल वोट गठबंधन को मिलना, ब्राह्मणों ने भी अच्छी खासी वोट जो पहले नहीं दिया था बिल्कुल भी जयंत चौधरी को, अब के काफ़ी वोट दिया है। तो मेरी दृष्टि से जो है गठबंधन का जीतना अवश्य संभावी है। जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि 6% का जो हानि जो अभी ये 6% है, ये इसकी बजाय कम होने की क्या मान रहे हैं आप? यानी कि 4%, 4.5% कम होना और 2% और आप उसको एक्स्ट्रा जोड़ रहे हैं। वो इच्छा शक्ति की बात है। ऐसा ना, पहले जो जोश था वो जोश आज के दिन नहीं है, आज के दिन नहीं है। अमित शाह कह रहे हैं कि मोदी लहर है और फिर 6% आप बता रहे हैं कि डाउन है। तो आपके सामने मैं थोड़ी कह रहा हूँ, तो सरकारी आंकड़े कह रहे हैं, मैंने थोड़ी कहा कि 6% कम हुआ है। सरकारी आंकड़े करने पड़ा ही नहीं है वोट, तो लहर का प्रश्न कहाँ से उठता है? कुल मिलाकर के चाहे 3-20 60 कर लो, चाहे 20-30 60 कर लो, खेल बिगड़ को ननु हमारे को। आप
ये ओवरऑल बता रहे हैं। अगर हम बात करें पूरे जनपद की और पूरी विधानसभाओं के बारे में, माट का क्या आकलन है, बलदेव का क्या आकलन है, गोवर्धन का क्या आकलन है, छाता का क्या आकलन है और मथुरा का क्या आकलन? शुरू से डे स्टार्टिंग से मैंने ये बात कही है कि बीजेपी में गठबंधन हारेगा, बाकी 4 विधानसभा में जीतेगा। मैं आज भी उस बात पर कायम हूँ। शहर में हारेगा? शहर में हारेगा, लेकिन जो फायदा हो रहा है इसको गठबंधन को, महेश पाठक जी का कांग्रेस पार्टी का बढ़ना और कुछ वोट कांग्रेस का नरेंद्र सिंह को ट्रांसफर होना और मुसलमान और जाटों का वोट जंप करना, तो वो भी बीजेपी के माइनस है। क्या एक लिमिट तक फायदा करेगा महेश पाठक का बढ़ना या फिर मैक्सिमम बढ़ना फायदा करेगा गठबंधन के? नहीं, वो वोट जितना ले रहा है उसमें 90% वोट बीजेपी को डिटेक्ट कर रहा है। मुसलमान एक मिला नहीं उसको, जाटव एक मिला नहीं, गठबंधन का वोट उसको मिला नहीं, तो वो जितना वोट काट रहा है बीजेपी काट रहा है। ये है। शहर में 54% के करीब रहा है, तो शहर में क्या बीजेपी कितनी पोजीशन आ सकती है? शहर में जो 54 रहा है, ये 60% था पिछली बार, तो 6%, और बीजेपी और शेड्यूल कास्ट का जंप करना तो 8%, तो 8% डिग्रेड हुआ नहीं हुआ? 8% डिग्रेड होने का मतलब है 2.5 लाख में से वोट पड़ने से 8 दाम 20 कितना हो गया? तो 20,000 वोट का कम हुआ। ऐसा टोटल बीजेपी का ही है। ये है 20,000 ये, पर 30-40,000 लेगा वो बीजेपी कांग्रेस वाला, 40 और 20 60 ये, प्लस इसका बढ़ना, मुसलमानों का जंप करना, जाटवों का बढ़ना, गठबंधन का मिलना, समाजवादी का मिलना, यादवों का मिलना, ये इस बात का द्योतक है कि गैप नैरो मार्जिन करेगा। सर गैप की आप बात कर रहे हैं, अगर हम एक आकलन के तौर पर बात कर रहे हैं तो बीजेपी शहर में कितनी लीड ले सकती है और उससे गठबंधन कहां कवर कर सकता है और कितने से? बीजेपी, हम जहां तक समझते हैं कि अगर जैसा आंकड़ा निकाला जा रहा है, मथुरा में जो लीड होगा उसको अकेला माटी कवर कर देगी, 100%। और माट कवर के साथ साथ में लोकदल बलदेव बचा है, इतने माट से थोड़ा ही कम बलदेव दे रहा है लीड। फिर इसका क्या बात है, गोवर्धन में भी वो प्लस है, और वहाँ नेट टू नेट फाइट है, छाता में हारेगा नहीं वहाँ भी। तो कुल मिलाकर के 3 सेगमेंट उसके जीत के, एक बराबर का है और एक हार का है। अब इसे कुछ भी गुणा भाग लगा लीजिए। आपने देखा कि आपका अपना आकलन, लेकिन अभी हम बात करेंगे यूपी को लेकर भी। यूपी में क्योंकि अभी 5 चरण बाकी है, किस तरीके का अपना आकलन है और क्या मान रहे हैं गठबंधन कितनी चुनौती है बीजेपी गठबंधन के लिए, कितनी सीट गठबंधन लाने की संभावना हो सकती है, बीजेपी को कितना नुकसान हो सकता है? गठबंधन का जो वोट बैंक है ना, दे आर, सबसे बड़ी बात है सफलता के लिए, दे आर यूनाइटेड, संगठित है। अब आप कुछ भी ले लीजिए कि 3 वोट बैंक मिला करके, यादव है, शेड्यूल कास्ट है, एंड मुसलमान है, ममनन कम्युनिटी है, माइनॉरिटीज़ है, ये मिला करके काफ़ी जंप कर देता है, मोर देन 40% हो जाता है। मोर देन 40% जब हो जाता है, बाकी भी सबका शेयर है, तो वो 40+ वो हो गया। प्लस कांग्रेस सब जगह लड़ रही है, वो कितना डिटेक्ट करेगी। कुल मिला करके मोटा ये है कि गठबंधन थंपिंग मेजॉरिटी में जीतेगा यूपी में। बीजेपी को कितना हानि हो सकती है? बीजेपी पहले सबरी बीजेपी को ही नुकसान है। 73+ जो लेके आए थे, 73 लेके आए थे, अब 30 पे अटक जाए तो कितना हो गया? जो 45 सीट की लॉस हो गया, 43 सीट का बीजेपी को लॉस। नॉट ओनली यूपी में ही नहीं, हर जगह, हर स्टेट में लॉस है उसको, हर स्टेट में कोई स्टेट है। क्या आप इस बात को मानते हैं कि जिस तरीके से चुनाव में जो मुद्दे होने चाहिए आज वो मुद्दे नहीं हैं? निश्चित तौर पर चुनाव कहीं स्थानीय मुद्दे होते हैं, वो नहीं है। क्या चुनाव अब सिर्फ नेशनलाइज मुद्दों पर होने चाहिए? मुद्दे, गिरावट तो चुनाव राजनीति में आई गई है। अब गिरावट के लिए कौन जिम्मेदार है? सिस्टम जिम्मेदार है। गिरावट के लिए गवर्नमेंट जिम्मेदार है। गिरावट बहस मुद्दा होना चाहिए था ये कि जो पिछली बार कमिटमेंट किया था
कि दैट हैज बीन फुलफिल और नॉट, वो पूरा हुआ कि नहीं हुआ, उन पर कहीं चर्चा ही नहीं थी। न कोई 15 लाख की बात कर रहा, न 2 करोड़ की रोजगार की बात कर रहा, न बिजली के बिल की बात कर रहा, न गैस सिलेंडर की बात कर रहा, न मिट्टी के तेल की बात कर रहा, न डीजल की बात कर रहा, न पेट्रोल की बात कर रहा, न संप्रभुता की कोई बात कर रहा, न रचना की बात कर रहा, केवल राष्ट्रवाद। अभी कैसा राष्ट्रवाद है हमारी समझ में नहीं आ रहा। जो बीजेपी के फेवर में है वो राष्ट्रभक्त, बीजेपी की आलोचना कर दे वो राष्ट्रद्रोही। ये कैसी राजनीति है? राष्ट्रभक्त के बाद भी जो पर्सनल, जो व्यक्तिगत तौर पर जो ऐसे चोर शब्द चल रहा है, चौकीदार चोर है, तो क्या ये बहुत मायने रखते हैं राजनीति में, मुद्दों से हटकर केवल कि चौकीदार चोर है, या फिर अलग तरीके का व्यक्तिगत तौर पर उन पर इल्जाम करना? हमारी बात सुनिए, चौकीदार है कौन? चौकीदार है कौन? अपने को क्यों मानना है कोई चौकीदार चोर है? चौकीदार है ही नहीं कोई, नंबर 1। चौकीदारी जगह प्रहरी भी कह सकते थे, द्वारपाल भी कह सकते थे, चौकीदार शब्द क्यों छाटा? नंबर 2, ही हैज डिक्लेयर्ड ओपनली कि मैं कंप्यूटर के युग में प्रवेश करा रहा हूं, और एक बिल भी आप लाएं, एक बिल, तो उसकी रसीद लेके आए। और लोगों ने राफेल का बिल मांग लिया तो उस पर बिल बिला उठे। आप देखिए सही, व्यापक घोटाला हुआ, कोई चर्चा नहीं करता, उसके कोई चर्चा नहीं करता। जनधन योजना खुली, कितने करोड़ लोगों का पैसे जमा हुआ, सबके गरीब से गरीब माँ की कोख से जन्म लेने वाले थे जिनको आह्वान किया था, सब में से पैसा कट गया, हर एक से, और गया वो धन्ना सेठों के पेट में। कोई चर्चा नहीं करता इस पर। तो चर्चा जिन बिंदुओं पर होनी चाहिए थी उन पर कहीं चर्चा नहीं हो रही है। कहीं न कहीं मुद्दे भटक गए। ये शुड बी लीडरशिप की कमी मानता हूं मैं तो जो मानता हूं। अब ये भगवान राम को क्यों हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं? क्यों भगवान हनुमान जी की जाति बताना चाहते हैं? तुम्हें मालूम हनुमान जी की जाति क्या थी? मुझे तो नहीं मालूम। भगवान है, हनुमान जी दलित हैं, हनुमान जी फलाने हैं, हनुमान जी ठाकुर हैं, हनुमान जी मुसलमान हैं। और एक नेता ने तो ये कह दिया, जो फटे में टांग अड़ा दे उसका नाम जाट, इसलिए हनुमान जी जाट थे। लेकिन ये कोई मुद्दे राजनीति के? क्या क्या करना चाहते हो तुम इस देश में? वेरी सिंपल। प्रत्येक व्यक्ति को जिसमें बुद्धि है, विवेक है, कौशल है, कंडेम करना चाहिए इन सब चीजों को, नहीं देश तबाह हो जाएगा पूरा। एक धर्म से न देश चलेगा, एक जाति से न देश चलेगा। अब इनको जो है जातिवाद में बांटो, धर्मवाद में बांटो, क्षेत्रवाद में बांटो, संकीर्णतावाद में बांटो। अरे तुम्हारा अगर चैन नहीं पड़ रहा है तो 2 जातियों में बांट लो, मानववाद और दानववाद, इसी में बांट लो। बांटो तो सही। अच्छी बात हम क्यों नहीं बांट रहे, खराब बात हम क्यों बांट रहे हो? तो आज के दिन मेरा यही है कि राजनीति में जो गिरावट आई है, खास तौर से नौजवानों को, इस देश के रहने वालों को, सबको चिंतन मंथन करना चाहिए और निष्कर्ष निकालना चाहिए कि इस राजनीति से देश का भला नहीं हो सकता है। बातचीत के हमारे साथ रहे उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व शिक्षा मंत्री और वर्तमान में माड़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक पंडित श्याम सुंदर। उन्होंने अपना जो चुनाव का है, जो वोटिंग हुई है मथुरा में, उसका अपना आकलन भी बताया। साथ ही साथ उन्होंने दावा भी किया है कि जिस तरीके से आकलन उनका है, जिस तरीके से रुझान उनके पास में आया है, निश्चित ही उन्होंने गठबंधन के प्रत्याशी की जीत का दावा किया है। लेकिन ये आने वाला वक्त ही बता पाएगा। 23 मई को जो मतगणना होगी, उसके बाद जो परिणाम आएंगे, उसके बाद ही पता चल पाएगा कि मथुरा का सांसद कौन बनता है। बहरहाल वो गठबंधन प्रत्याशी की जीत का दावा जरूर कर रहे हैं। न्यूज़ कमर पर्सन राजेश सोलंकी के साथ गोविंद भारद्वाज।